से पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस आज के लिए। ईरान इजराइल में जंग तेज, इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर दागी मिसाइल, तो इजराइल के हमले में अब तक 225 लोगों की मौत। ट्रंप बोले दोनों देशों में जल्द कराएंगे शांति। चीन अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक चीन को टैरिफ में 90 दिनों की और छूट दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सेना के लिए रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल पर नहीं बनी कोई बात। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने और सप्लाई घटने की चिंता से कच्चे तेल में उबाल, करीब 1.5% उछलकर $75 के ऊपर, तो कॉमेक्स पर गोल्ड हल्की बढ़त के साथ $3,450 पर आउंस के पार और चांदी $36 के पास सपाट। तो MCX पर गोल्ड 1 लाख रुपए तो चांदी 1,06,000 के पार। इजरायल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से अमेरिकी बाजार टूटे, डाउ 770 अंक फिसला तो नैस्डैक 255 अंक लुढ़क कर बंद। S&P 500 भी 1% से ज्यादा गिरा। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 40 अंकों की तेजी। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,800 के पास। जापान का बाजार निके 300 अंक चढ़ा तो कोरिया के बाजार भी तेजी के साथ खुले। लगातार तीसरे दिन FIIs ने की बिकवाली, शुक्रवार को कैश मार्केट में 1260 करोड़ रुपए के शेयर बेचे तो DIIs की खरीदारी लगातार 19वें दिन भी बरकरार, कैश मार्केट में 3040 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बजाज फाइनेंस के बोनस और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आज, एक शेयर पर 4 शेयर मिलेंगे बोनस, तो 2:1 के रेशियो में शेयर विभाजन भी करेगी कंपनी। सन फार्मा और नैटको फार्मा को US FDA का झटका, सन फार्मा के हलोल प्लांट को फॉर्म 483 के साथ 8 आपत्तियां मिली तो नैटको फार्मा की हैदराबाद यूनिट को मिली 1 आपत्ति। पहले दिन सिर्फ 40% भरा ओसवाल पंप्स का IPO, प्राइस बैंड 584 से 614 रुपए प्रति शेयर के बीच। ET नाउ स्वदेश पर मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी ने दी अवॉइड की रेटिंग। तीन देशों के 4 दिवसीय दौरे पर निकले प्राइम मिनिस्टर मोदी आज G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचेंगे कनाडा। 2 दिन बाद क्रोएशिया रवाना होंगे मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा ढुअरियो और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। याद रखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए मिडिल ईस्ट में, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा, कमोडिटी मार्केट पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी हमें बताएंगे और उसके अलावा शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले कौन से कॉल्स होंगे वो बताने के लिए भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले 1 घंटे में पावर पैक्ड लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे और आपको आज के सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। गिफ्ट निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 24,770 के आसपास कारोबार करता हुआ, लेकिन याद रखें ग्लोबल बाजारों से जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर देखिए तो ज्यादा कोई पॉजिटिव संकेत नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़े हैं वहां पर कुछ सोल्यूशन लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो टेंशन्स बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। हालांकि एशियाई बाजार आज हरे निशान में खुलते हुए नजर आए।
किस तरह के संकेत दिखे। याद रखिए शुक्रवार को तो अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए थे, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से किस तरह का सेटअप दिखा है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेटअप थोड़ा सा वीक ही है क्योंकि ग्लोबल तनाव है और ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर 72 घंटे हो गए हैं। और अब चिंता की बात यह है कि इजरायल जो है ईरान के जो ऑयल इंफ्रा है उस पर भी हमला कर रहे हैं। ईरान की कुछ ऑयल रिफाइनरीज की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि हमारे पाइपलाइन को डैमेज हुआ है। तो ये जो एस्केलेशन है ना, क्रूड के लिहाज से थोड़ी सी चिंताजनक है और क्रूड अगर महंगा होता है अगर यहाँ से और ज़्यादा, तो भारतीय इकोनॉमी के लिए निश्चित तौर पर एक चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन को भी हवा मिलती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तमाम चीज़ें होती हैं और ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जो क्रूड से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो ये एक चिंता की बात ज़रूर है। और अब तक जो अपडेट हैं इन 72 घंटों में अगर हम बात करें तो दोनों देशों में जो युद्ध चल रहा है, इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। वहीं ये भी खबर है कि ईरान के इजरायल पर हमले में 14 लोग मारे गए हैं जबकि 380 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो फ्यूचर्स आप देखेंगे तो फिलहाल आपको हरे निशान में जरूर दिखेंगे, और हालांकि हल्की सी तेजी है। डाउ फ्यूचर या फिर नेस्डेक फ्यूचर 50 अंकों की हल्की सी तेजी पर दिखेंगे, लेकिन शुक्रवार का जो सत्र रहा वो काफी ज्यादा डैमेज करने वाला रहा, क्योंकि डाउ जोन्स में हमने 769 अंकों के आसपास की गिरावट देखी। नेस्डेक की बात करें तो 250 अंकों की तेज गिरावट वहां पर आई, और ये पूरी की पूरी जो गिरावट थी ये ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध जो भड़का है उसके चलते हुई है। दरअसल इजरायल ने पहले ईरान के जो न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको टारगेट किया, और उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने भी रिटेलिएट किया और इजरायल पर ड्रोन्स के जरिए हमले किए, और ये हमले दोनों देशों के अभी भी जारी हैं। तो वहां से थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, सतर्क रहना चाहिए उस इवेंट को लेकर। ये जो हम गिफ्ट निफ्टी में या फिर एशियाई मार्केट्स में जो देख रहे हैं थोड़ी बहुत जो बाइंग हो रही है, ये उतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है जब तक थोड़े डीस्केलेशन के संकेत नहीं आ जाते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो शुक्रवार को कच्चा तेल 7% चढ़ा था, उसके बाद 2-3% के आसपास की तेजी हमने फिर से देखी। $75 प्रति बैरल कच्चे तेल का भाव हो गया है। और जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि अगर ये लड़ाई जारी रहती है ईरान और इजरायल के बीच में तो क्रूड का जो भाव है वो $120 तक भी जा सकता है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है। मार्च 2022 के बाद कच्चे तेल के भाव में हमने सबसे बड़ी तेजी देखी है जब यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया था। उसके बाद से ये एक दिन की सबसे बड़ी तेजी रही। तो अचानक से हम देख रहे हैं कि $65 के आसपास क्रूड का भाव था, वो अब जंप होकर $75 के आसपास पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर भारतीय इकोनॉमी के लिए चिंता की बात जरूर है। अमेरिका में अब 17-18 जून को एफओएमसी की बैठक है, 18 तारीख को पॉलिसी आएगी। हालांकि सीएमई फेड वॉच टूल के मुताबिक दरों में कोई बदलाव नहीं होने की जो संभावना है वो है 97% की। आज मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। एक अपडेट आया है रॉयटर्स के हवाले से, सोर्सेज को वो कोट कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसमें सैन्य इस्तेमाल के लिए रेयर अर्थ की सप्लाई को लेकर डील नहीं हुई है। ये सूत्रों के हवाले से बातचीत निकल के आ रही है। देखते हैं कि आगे अपडेट्स इस पर क्या आते हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आज अब मतलब देखेंगे कि सोने में जो सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ी है, और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं $3450 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आई हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2025 अंत तक $3700 के भाव और 2026 मध्य तक $4000 के भाव संभव है। और $4000 वाली बात बैंक ऑफ अमेरिका ने भी कहा है कि अगले 12 महीने में $4000 तक सोने के भाव जा सकते हैं। अगर कुछ और संकेतों की बात करें तो आप देखिए कि यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो है 4.4% पर। ज़्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन मे बी कि आगे जाकर थोड़े से स्पाइकअप इसमें हम देखें। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में करेंसी हमारी रुपया काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ था, लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखा नहीं है। 98.25 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल।
तो ओवरऑल अगर हम संकेतों की बात करें तो थोड़ी बहुत तेजी आपको डाउ फ्यूचर में, नैस्डैक फ्यूचर में, एशियाई मार्केट में या फिर गिफ्ट निफ्टी में दिखेंगी। लेकिन जब तक डी एस्केलेशन के संकेत नहीं आते हैं ईरान और इजराइल के बीच में, तब तक मतलब अब तेजी के बारे में सोचना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाई, युद्ध को रुकवाया, और इसी तरह से वो ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध रुकवाने के लिए तैयार हैं अगर दोनों देश पहल करते हैं तो। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये एक डेवलपिंग चीज है, 72 घंटे से युद्ध चल रहा है और इसके जो अपडेट्स आएंगे उस पर नजर रहने वाली है, स्पेशली क्रूड को लेकर। अभी तक हो ये रहा था कि दोनों देश मतलब एनर्जी इंफ्रा पर, खास तौर से क्रूड इंफ्रा पर हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो भी टारगेट किए जा रहे हैं। तो एक निश्चित तौर पर आगे चिंता की बात हो सकती है। बिल्कुल, तो कच्चे तेल में उबाल $75 पर बैरल के पार कारोबार करता हुआ, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये एक इम्पॉर्टेंट वाटरवे है जहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अगर ईरान कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस वाटरवे में तो शायद कच्चे तेल के दाम और भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सेटअप एस्केलेट होता हुआ नजर आया, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में ठीक ठाक कामकाज। लेकिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजार, याद रखें, लाल निशान में बंद हुए थे। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफआईआईस और डीआईआईस के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। डीआईआईस ने 19वें दिन लगातार शुक्रवार के सत्र में खरीदारी की। 3040 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कैश मार्केट में खरीदे। तो एफआईआईस ने करीब 1260 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 770 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1430 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2700 करोड़ की बिकवाली दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 690 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। इसके अलावा याद रखें 10 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसके अलावा बिरला सॉफ्ट, CDSL, चंबल फर्टिलाइजर्स, हुडको, IEX, मनप्पुरम फाइनेंस, RBL बैंक, टीटागर वैगन्स और इरेडा। तो ये 10 स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। याद रखें कुछ स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी एफएनओ बैन में थे, लेकिन कुछ नए एडिशंस भी किए गए हैं इस लिस्ट में, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स पर नजर रहेगी। लेकिन याद रखें शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। करीब 170 अंकों की गिरावट इंडेक्स लेवल पर दिखी थी। 24,720 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद हुआ था। वही बैंक निफ्टी में भी करीब 1% की गिरावट, 550 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, 40 अंकों की तेजी के साथ 24,770 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरण लीलानी जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं इंडेक्स लेवल पर शुक्रवार की गिरावट और आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे आपने निफ्टी के दिन देखा 24,000 काफी अच्छा सपोर्ट था। निफ्टी ने मोर ऑन लेस एक ओपन और लो ओपनिंग दी थी, तो इससे क्लियरली पता चलता है नीचे के स्तरों पे बायर्स खड़े हुए हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। इतनी हमारी खुद की इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई, उसके बाद भी मार्केट ने एक नया हाई बना दिया, तो उसको लेते हुए मुझे लग रहा है एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में 24,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको सपोर्ट आप पकड़ के चलिए और एक बार जरूर अपने अच्छे पोर्टफोलियो बनाने का आपको मौका मिल रहा है फिर से इंडेक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, मेरा दोनों ही स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर से आज। पहला रहेगा भारत डायनेमिक्स BDL, डिफेंस सेक्टर से। आप बाय कीजिए 1900 के लेवल पे, टारगेट रहेगा 1975 और 2050 के लेवल पे, स्टॉप लॉस रहेगा 1835। स्टॉक काफी अच्छे सेक्टर से है, मिसाइल एक्सपोर्टर है, मिसाइल बनाता है, और जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल इशूज है आगे वाले सालों में और क्वार्टर्स में इनके आपको काफी अच्छे ऑर्डर्स और रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है निफ्टी PSU बैंक से। कैनरा बैंक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसने PSU बैंक की रैली मिस की है डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं।
कैनरा बैंक बाय कीजिए 111 पे, टारगेट रहेगा 115 और 200 के लेवल, स्टॉप लॉस रहेगा 107 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। स्टॉक में 4 रुपए की एडजस्टमेंट हुई है पिछले फ्राइडे को, तो वो इग्नोर करें। स्टॉक काफी स्ट्रांग है चार्ट्स पे, और इसमें भी एक बाय ऑन डिप्स और एसआईपी की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओवरऑल वेरी स्ट्रांग सेक्टर फ्रॉम निफ्टी पीएसयू बैंक। कैनरा बैंक पर खरीदारी की राय 107 के स्टॉप लॉस के साथ 115 से 120 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भारत डायनामिक्स इस सेक्टर पर भी, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय शरण ने हमें दी है। 1975 से 2050 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन शरण इसके अलावा कच्चे तेल में उबाल दिखा है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनर्स और बड़े कंज्यूमर्स जो ऑयल डेरिवेटिव्स के कंज्यूमर्स हैं, इन सभी सेक्टर्स पर इंपैक्ट दिखेगा। इनमें से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, यहां से कोई ट्रेडिंग आइडिया बनेगा? तो मैं काफी दिनों से थर्सडे से ही बोल रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस की तरफ होना चाहिए। आपको अगर बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में पोजीशन है, थोड़ी एग्जिट कीजिए और आप शिफ्ट कीजिए ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस में। इनके मार्जिन आगे चल के हाई क्रूड ऑयल पे बढ़ जाएंगे और वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करेगा आपके प्राइजेस में। तो मुझे, अगर आपको है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, तो आप थोड़े थोड़े उसको एग्जिट करके शिफ्ट कीजिए थोड़े समय के लिए ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और रिलायंस में। ठीक है, तो ये नजरिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, कच्चे तेल में तेजी, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आज एक्शन दिखेगा। शरण, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। फिर से एक बार दिन में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। याद रखें, शुक्रवार मार्केट बंद होने के बाद कई सारी बड़ी खबरें निकल कर आई है। कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स पूरी जो बात हो रही है वो हो रही है इजराइल ईरान के अटैक पे, और उस पे ही जो है ज़्यादातर इम्पैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक हमें देखने मिल रहा है। तो आप बता देते हैं कि कौन से सेक्टर्स में आपकी नज़र होनी चाहिए। केमिकल्स में जो है मिक्स्ड रिएक्शंस देखने मिल सकता है, वही राइस स्टॉक्स जो है यहाँ पे भी नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। गेल के लिए भी हम कहेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगी। अदानी पोर्ट्स यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़े मिले जुले इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं। लेकिन शिपिंग स्टॉक्स, इस पे नज़र रखिएगा। डिफेंस स्टॉक्स, इन पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आपको और देखने मिल सकता है। तो ये अहम जो थीम्स है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर ईरान इजराइल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भी एक इम्पैक्ट आता है। ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल के ऊपर आ गया है। बहुत तेज़ी जो है लास्ट वीक हमें देखने मिली थी, लेकिन आज भी जो है ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओसी इनके लिए पॉजिटिव है। वही अगर बात करें उनके क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड कंपनीज, ओएमसीज, एविएशन, पेंट्स, इनके लिए नेगेटिव रहेगा। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स है, लेकिन इजराइल ईरान का वॉर और ब्रेंट क्रूड का इम्पैक्ट वो सबसे इम्पॉर्टेंट आज दिन के ट्रेड में रहेगा। तो इस पे नज़र रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर न्यूज़ फ्लो बात करें तो बजाज फाइनेंस पे जो है नज़र रखिएगा। आज से जो है स्टॉक ट्रेड करेगा एक्स बोनस, जो रेशियो 4:1 का है, 2:1 का स्प्लिट से एडजस्टेड है। तो लगभग 9,300 का जो आंकड़ा अभी आपके सामने दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट 933 रुपीज़ पर ट्रेड होने की संभावना है। तो ऑफकोर्स चिंता मत करिएगा, जब आप स्क्रीन में देखेंगे इसका भाव एडजस्ट हो गया रहेगा। एंड ऑफकोर्स बाजार में और लिक्विडिटी आएगी और रिटेल पार्टिसिपेशन होगा, इसीलिए शेयर स्प्लिट्स का जो है कंसिडरेशन किया जाता है। येस बैंक पे भी नज़र रखिएगा। रिटेल की फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है। मूडीज़ की रेटिंग अपग्रेड हो गई है BA2 से BA3 में, और आउटलुक भी चेंज कर दिया है स्टेबल में। तो ऑफकोर्स स्टॉक में सपोर्टिव ज़रूर है। आयरेडा के लिए एक न्यूट्रल इम्पैक्ट है, लेकिन हमारी ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम थी जहाँ पे हमने आपको जेंसॉल इंजीनियरिंग से बचाया था कि उस स्टॉक में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए NCLT ने एडमिट कर दिया IBC एप्लीकेशन का, और लगभग 510 करोड़ का जो है डिफ़ॉल्ट आया है। तो आयरेडा और जेंसॉल इंजीनियरिंग पे नज़र रखिएगा। डिविडेंड थीम पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। हिंदुस्तान जिंक के आखिरी दिन है आज। डिविडेंड बाई करने के लिए ऑलरेडी 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, जिसमें से वेदांता की ओनरशिप लें तो वेदांता को लगभग 2680 करोड़ मिलेंगे। अब वही वेदांता की बात करें तो इनका भी एक बोर्ड मीट होने वाला है जून 18 को, जहाँ पे वो पहला इंटरिम डिविडेंड जो है कंसिडर करने वाले हैं।
और ये होगा आपका वित्त साल 2026 में। अगर हिस्ट्री की बात करें तो FY25 में लगभग 44 रुपीज़ पर शेयर का था, FY24 में भी 41 रुपीज़ पर शेयर का था, और वेदांता जो है लगभग 2680 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो ट्रांसलेट होता है 8 रुपये प्रति शेयर का। तो फर्स्ट डिविडेंड प्ले में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, बार बार मैं बता रहा हूँ, इस पे जो है आप नज़र रख सकते हैं। तो डिविडेंड प्ले भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे आपको कमाई में होता है। फार्मा स्पेस से 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक एक करके मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नैटको फार्मा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया हैदराबाद प्लांट से USFDA द्वारा। सिंजीन के लिए लेकिन पॉजिटिव है, EIR इंस्पेक्शन आया था जहाँ पे फ्लाइंग कलर से पास किया था, और एक भी ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 का उनके सेमकॉन फैसिलिटी से नहीं देखने मिला। तो दोनों ही न्यूज़ फ्लो सिंजीन के लिए पॉजिटिव है। लेकिन आखिर में सन फार्मा की बात करेंगे, जहाँ पे उनकी जो इंपॉर्टेंट हलोल फैसिलिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे USFDA ने 8 ऑब्जर्वेशंस दिए फॉर्म 483 के लिए। तो स्टॉक में ऑफकोर्स जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है या थीम्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इजराइल ईरान का इम्पैक्ट, ब्रेंट क्रूड का इम्पैक्ट, उसमें जो है ज़्यादा मोमेंटम या मूवमेंट आपको दिखेगा। कई सारे स्टॉक्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते फोकस में रहेंगे। इसके अलावा वेदांता, हिंदुस्तान जिंक की बात की, सन फार्मा, उनकी हलोल फैसिलिटी को कुछ USFDA से ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शुक्रिया शरद, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बाकी कुछ खबरें निकल कर आई है उस पर नजर डालेंगे, और कमोडिटी